दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चैप्टर 5 के PYQ देने के बाद मैं आ गई हूँ चैप्टर 4 के PYQ लेके। नेक्स्ट 2 डेज़ में मैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के भी PYQ दे दूँगी। चैप्टर 3 की PYQ मैं नहीं दूँगी क्योंकि मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट आपके लिए आसन्स हैं। आसन्स के क्या क्या इंपॉर्टेंस एडवांटेज हैं वो हैं, तो वो मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको दे दूँगी। तो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ चैप्टर 4 के PYQ। तो शुरू करते हैं, चलिए। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है कि पैरा ओलंपिक्स जो गेम है उसके शॉर्ट नोट में आपको उसके ओरिजिन के बारे में बताना है। तो देखो, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो पीपल्स थे वो सफ़र कर रहे थे बहुत ज़्यादा। मतलब जो वॉर के बाद होता है ना कि पूरे देश में एकदम विल पावर खो जाती है, बिल्कुल लॉस्ट हो जाती है और एक अलग ही माहौल होता है। तो उसके बाद ठीक है, तो 1960 में रोम ओलंपिक्स का ऑर्गेनाइज हुआ ओलंपिक जो किया था लुडविग ने, ठीक है, जिसमें उन्होंने 400 डिसेबल्ड एथलीट को पार्टिसिपेट कराया था, ठीक है, और एक गेम को ऑर्गेनाइज़ किया था जिसका नाम था पैरा ओलंपिक, ठीक है। उसमें सबसे पहला जो गेम था वो था शूटिंग जो था वो फर्स्ट गेम था जो इंट्रोड्यूस किया गया था पैरा ओलंपिक गेम्स में। जो पैरा ओलंपिक है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो होती है IPC की, यानी कि इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कम्युनिटी की। यही होती है जो आपके समर और विंटर पैरा ओलंपिक्स कराती है, ठीक है। और IPC का हेड क्वार्टर है वो जो कहाँ पर है, वो है आपका बॉन में, जो कि जर्मनी में है, ठीक है। और पैरा ओलंपिक गेम का सिंबल जो है वो 3 कलर है, जो आपको भी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, रेड, ब्लू एंड ग्रीन फ्लैग। और इसका मोटो है स्पिरिट इन मोशन, जो 2022 में आपके विंटर पैरा ओलंपिक्स जो है वो चाइना में हुए थे, ठीक है। या आप लिख सकते हैं, अगर आपकी बुक में और भी दे रखा है आप और भी लिख सकते हैं, पर 3 मार्कर क्वेश्चन में इतना सफिशेंट होता है, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन द स्पेशल ओलंपिक भारत, ठीक है। तो इसके ऊपर देख लेते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन थी जो इस्टेब्लिश हुई थी 2001 में, और इसका एम था कि ये इंक्रीज़ करे पार्टिसिपेशन किसका, डिफरेंशिएबल एबल्ड पर्सन का गेम्स में और स्पोर्ट्स में। इसका बेसिकली एम ये था कि जो डिफरेंशियल एबल्ड पर्सन है वो गेम और स्पोर्ट्स की तरफ अपना मतलब पार्टिसिपेशन करें, ठीक है। और इसका एक अदर और ऑब्जेक्टिव ये भी था कि लीडरशिप क्वालिटी को और हेल्थ को भी डेवलप करना चाहता था। ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये उसने ऑर्गेनाइज़ करे थे स्पोर्ट्स कंपटीशन एट स्टेट लेवल पे उन्होंने स्पोर्ट कंपटीशन करवाए थे, और इन्होंने बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर्स भी दिए थे, ठीक है। और इन्होंने ट्रेन भी करा था इंटरनेशनल गेम्स के लिए। 2022 के बाद 23,750 पार्टिसिपेंट इन्होंने पार्टिसिपेट कराया था किसमें, नेशनल गेम्स में। और 1987 से 2000 इंडियन एथलीट को इन्होंने पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट कराया था, जहाँ से इन्होंने 246 गोल्ड मेडल्स, 265 सिल्वर मेडल्स, 27 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। और यहीं हमारी कंट्री जो थी वो एकदम मतलब राइज़ हो गई थी, उसका स्टैंडर्ड और उसका एक गर्व की बात थी हमारे लिए, ठीक है। और टुडे आज के टाइम पे 1 मिलियन एथलीट हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, और 84,905 कोचेज़ हैं जो ट्रेन करते हैं इन एथलीट को। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ऑल राउंडर है किसका, इन प्लेयर्स की डेवलपमेंट के लिए गेम्स में और स्पोर्ट्स में, ठीक है। तो लेट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पैरा ओलंपिक। देखो IPC यही क्लासिफिकेशन प्रोसेस लाती है और करवाती है, ठीक है। तो जो क्लासिफिकेशन प्रोसेस है इसमें देखा जाता है कि जो पैरा ओलंपिक होते हैं वहाँ पे एथलीट जो होते हैं उनको बिल्कुल इक्विटेबल कंपटीशन दिया जाता है, यानी कि बिल्कुल ओलंपिक की तरह यहाँ पे भी कंपटीशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो है वो एथलीट की इम्पेयरमेंट को देखते हुए किया जाता है कंपटीशन, ठीक है। देखो जो
एथलीट की एम्पावरमेंट है उससे उसके स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को रिलेट किया जाता है, यानी कि उसके अंदर जो इम्पेयरमेंट है वो उसके स्पोर्ट के परफॉर्मेंस से रिलेवेंट हो। ठीक है, कि इंश्योर करा जाए कि जो एथलीट है वो जिसके साथ लड़ रहा है वो उससे कॉम्पीट कर सके, यानी कि एक इक्वल फेयर हो, यानी कि एक फेयर प्ले हो। ठीक है, बेसिकली ये कहना चाहता है कि जो एथलीट है वो दूसरे एथलीट के साथ कॉम्पीट करने के लिए उसी के लेवल का हो, यानी कि जो इम्पेयरमेंट की इम्पेयरमेंट है वो दोनों में इक्वल होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पहला एथलीट है उसमें इम्पेयरमेंट जो है वो किसी और चीज़ की है और दूसरे में किसी और चीज़ की है, फिर तो वो जो है इक्वलिटी नहीं होगी, वो फेयर प्ले नहीं होएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन तो हमने देख लिया। ठीक है, क्लासिफिकेशन का रोल क्या होता है? देखो, क्लासिफिकेशन का दो रोल होते हैं कि पहला कि वो एलिजिबल पार्टिसिपेंट को डिटरमाइन करें, यानी कि देखें कि सबसे पहले कौन एलिजिबल है और कौन नहीं है। दूसरा कि जो डिसेबिलिटी या इम्पेयरमेंट है वो परमानेंट होनी चाहिए नेचर में, और वो जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो पार्टिसिपेट करे, यानी कि मिनिमम एबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि वो मिनिमम एम्पावरमेंट होनी चाहिए उसमें कि वो पार्टिसिपेट कर सके स्पोर्ट्स या गेम्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंशन द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोसेस इन पैरा ओलंपिक, यानी कि पैरा ओलंपिक में क्लासिफिकेशन के डिफरेंट स्टेप्स बताए। तो सबसे पहले हमें पहले ये देखना होता है कि वो जो पर्सन है उसमें मेडिकल असेसमेंट, यानी कि हमें देखना भी तो पड़ता है ना कि वो इम्पेयरमेंट है भी, उसमें डिसेबिलिटी है भी या नहीं। तो हमें एक मेडिकल असेसमेंट लोग मतलब पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेंट के लिए मेडिकल असेसमेंट करवाते हैं। फिर दूसरा स्टेप होता है कि फंक्शनल असेसमेंट, यानी कि उसे ऑब्जर्व किया जाता है उस स्पोर्ट पर्सन को, पहला ट्रेनिंग के दौरान, दूसरा उस स्पोर्ट पर्सन को ऑब्जर्व किया जाता है कंपटीशन के दौरान। हाँ, और तीसरा कि जो स्पोर्ट्स पर्सन के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे जो पीपल होते हैं इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में, जैसे इंडिविजुअल क्लासीफायर्स, मेडिकल क्लासीफायर्स, टेक्निकल क्लासीफायर, चीफ क्लासीफायर और हेड ऑफ क्लासिफिकेशन पैनल और क्लासिफिकेशन कम्युनिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एथलीट विद विच फिजिकल एम्पावरमेंट आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन पैरा ओलंपिक। तो देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए आप एथलीट के अंदर क्या क्या फिजिकल एम्पावरमेंट होनी चाहिए। देखो, या तो उसमें मस्कुलर पावर की इम्पेयरमेंट होनी चाहिए, मूवमेंट की, ठीक है, या फिर उसकी लिम्ब जो है वो लूज़ कर चुका है, या लिम्ब में कुछ डेफिशिएंसी है, या लेग लेंथ डिफरेंस है, यानी कि आपके जो पैर हैं वो छोटे बड़े हैं, या फिर शॉर्ट सूचर यानी कि बोने जिसे कहते हैं वो, हाइपरटोन, एटैक्सिया, एथीटोसिस। ठीक है, ये अलग अलग हैं, ये मैं आपको दिखा दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन अबाउट डिवीजनिंग इन स्पोर्ट्स बाय स्पेशल ओलंपिक। डिवीजनिंग में क्या होता है? डिवीजनिंग में ये कॉम्पिटेटिव लेवल पे मैचिंग होती है, ग्रुपिंग होती है कि देखो, पहले आपने क्या क्लासिफिकेशन में ये क्लासीफाई कर दिया कि कौन से पार्टिसिपेंट जो है वो एलिजिबल हैं पैरा ओलंपिक में खेलने के लिए, ठीक है, या स्पेशल ओलंपिक में खेलने के लिए। ठीक है, उसके बाद अब देखो, हम डिवीजनिंग करेंगे कि वो जो कॉम्पिटिटर है, वो कॉम्पिटिटर जो है वो दूसरे कॉम्पिटिटर के साथ जिसके साथ वो कंपटीशन कर रहा है वो सेम एज का होना चाहिए, सेम जेंडर का होना चाहिए और सेम कॉम्पिटिटिव एबिलिटी का होना चाहिए। मतलब उसमें जो डिसेबिलिटी है वो दोनों में सेम होनी चाहिए, सेम एज होनी चाहिए और सेम जेंडर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्लासिफिकेशन और डिवीजनिंग, देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन और डिवीजनिंग जो है ये आता है हर बार पेपर में। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन होता है कि क्लासिफिकेशन जो प्रोसेस होता है वो पैरा ओलंपिक और पैरा एथलीट के बीच में होता है। ठीक है, डिवीजनिंग जो होता है वो स्पेशल ओलंपिक में होता है जहाँ पे ग्रुपिंग की जाती है। जो क्लासिफिकेशन प्रोसेस होता है, हाँ, तो क्लासिफिकेशन में हम उसकी डिसेबिलिटी को के बेस पे एथलीट कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, और डिवीजनिंग में हम उसके स्किल लेवल को देख के उसके स्किल लेवल को देख के हम उसको ग्रुपिंग करते हैं कि वो कौन से गेम या कौन से स्पोर्ट के लिए परफेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
डिस्क्राइब मैक्सिमम एफर्ट रूल यूज्ड इन स्पेशल ओलंपिक। तो देखो स्पेशल ओलंपिक में मैक्सिमम एफर्ट रूल क्या कहता है ये बताना है हमें, ठीक है। तो देखो स्पेशल एफर्ट्स रूल ये कहता है कि जो एथलीट है वो डिवीजनिंग प्रोसेस के दौरान अपना मैक्सिमम एफर्ट दे, और जो कोच है वो मोटिवेट करे कि वो एथलीट अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे, बेस्ट दे अपना 100%। स्पेशल ओलंपिक एथलीट जो है वो पार्टिसिपेट करे ऑनेस्टली, और अगर वो ऑनेस्टली परफॉर्म नहीं करता तो उसे डिसक्वालीफाई कर देंगे किससे, कंपटीशन से, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवीजनिंग इन स्पेशल ओलंपिक कंपटीशन। स्पेशल ओलंपिक कंपटीशन में डिवीजनिंग का प्रोसेस क्या होता है। तो इसको देखो पहला कैटेगराइज किया गया है इसको 3 से, यानी मैंने ऊपर बताया था एज, जेंडर और एबिलिटी, यानी एबिलिटी स्किल जो भी कह सकते हैं। तो एज यानी कि देखो अगर टीम स्पोर्ट्स है तो 15 से नीचे के एक ग्रुप बना दो, 16 से 21 ईयर का ग्रुप बनेगा, ठीक है टीम, या 20 से यानी कि 22 साल से जो ऊपर है उनका ग्रुप बनेगा, ठीक है। अगर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं, अगर इंडिविजुअल जो गेम्स हैं वो खिला रहे हैं तो 8 ईयर से 11 ईयर के, 12 से 15 ईयर के, 16 से 21 ईयर के, और 22 से 29 ईयर के, और 30 से अबव, ऐसे ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है, आई मीन डिवीजनिंग करेंगे, ठीक है। जेंडर, जेंडर यानी कि एथलीट जो है वो सेम जेंडर के साथ आप उसे कॉम्पीट करा रहे हैं। एबिलिटी यानी कि उस एथलीट की, इसका एथलीट है उसकी जो भी एबिलिटीज़ हैं, स्किल है, उसको रिकॉर्ड किया जाए कम्युनिटी के, मतलब कम्युनिटी जो है रिकॉर्ड करके रखती है इवेंट्स के दौरान पे, तो उनके अकॉर्डिंग उसे क्या करें, ग्रुपिंग या डिवीजनिंग कराएं एथलीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन। इंक्लूजन बेसिकली मैं आपको समझा देती हूँ इंक्लूजन होता है क्या। तो इंक्लूजन मतलब होता है कि जो स्टूडेंट है स्पेशल नीड के, वो स्टडी और पढ़ाई करेंगे अपनी बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट की तरह नॉर्मल स्कूल्स में, ठीक है। तो जो डिसेबिलिटी, स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी है वो सेम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, सेम स्पेस लेंगे, सेम असेसमेंट करेंगे जैसे बाकी बच्चे करते हैं। अगर कोई मॉडिफिकेशन चाहिए होगा, ज़रूरत पड़ेगी तो वो मॉडिफिकेशन करा देंगे, ठीक है। व्हेन प्लेस्ड इन सेम क्लासरूम एनवायरनमेंट दिस स्टूडेंट एग्जिबिट, हाँ, तो व्हेन प्लेस्ड इन सेम क्लासरूम एनवायरनमेंट दिस स्टूडेंट एग्जिबिट हाई लेवल ऑफ सेल्फ इस्टीम। तो देखो जब ये जो स्टूडेंट है स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स, ये अगर सेम क्लासरूम एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे तो इनका जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज़ होएगा, ठीक है। और अगर इन्हें अलग से स्कूल दिया जाए, यानी कि अलग से स्पेशल नीड का स्कूल दिया जाएगा, तो इनको जो है इनका सेल्फ इस्टीम जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। द प्रोपोनेंट्स ऑफ इंक्लूजन बिलीव दैट द चिल्ड्रन लर्न बेटर इन द कम्युनिटी दैट इज़ डाइवर्स, केयरिंग एंड कोलैबोरेटिव। तो देखो इंक्लूज़न के हिसाब से वो बिलीव करता है कि जो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई कर सकता है, ठीक है, उस कम्युनिटी में जो डाइवर्स हो, केयरिंग हो, ठीक है। देखो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज़ देयर अ नीड ऑफ इंक्लूजन। इंक्लूजन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। देखो सेल्फ इस्टीम को बिल्ड करता है ये स्पेशल नीड के बच्चे जो होते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, उनके सेल्फ इस्टीम को ये बिल्ड करता है, उनमें कॉन्फिडेंस लाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है उनमें जब वो रेगुलर पढ़ाई करते हैं। अगर उनके मार्क्स अच्छे आते हैं, ठीक है, तो उनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है और उन्हें एक मौका मिलता है फ्रेंडशिप करने का, और इनसे उनका जो लर्निंग होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और अगर उनको कोई लर्निंग या अटेंशन इशू होता है तो वो उससे को भी फेस करते हैं, तो उनमें जो स्टिग्मा होता है वो रिड्यूस हो जाता है। उन्हें डर नहीं लगता बिल्कुल भी कि उन्हें ये नहीं लगता कि वो कुछ कर नहीं सकते, बल्कि उन्हें ये लगता है कि वो सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। उनकी सोशल और कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इम्प्रूव होती है जब वो दोस्त बनाते हैं, ठीक है। तो उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है वो भी अच्छी होती है, ठीक है। और जो सोशल रिलेशनशिप होते हैं वो भी अच्छे हो जाते हैं उनके, ठीक है। और वो जो होते हैं बेटर ऑब्जर्वेशन पावर होती है उनकी में। तो जो स्टूडेंट होता है वो भी अच्छे से मतलब समझ पाता है कि वर्ल्ड क्या है। अगर वो रेगुलर क्लासरूम में पार्टिसिपेट करता है, यानी कि वो रेगुलर अगर स्कूल जाता है तो उसे समझ आ जाता है अच्छी तरीके से कि ये जो वर्ल्ड है वो है क्या, ठीक है।
सेंसिटिविटी इन्हेंस एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी कि एकेडमिक परफॉर्मेंस जो होती है उनको इन्हेंस करते हैं। जो स्टूडेंट होते हैं स्पेशल नीड वाले, उनको एक मौका मिलता है कि वो पढ़ सकें नॉर्मल बच्चों की तरह, तो उनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है वो बेटर होती है, ठीक है। और वो एक बेटर अपॉर्चुनिटी होती है उनके लिए लर्निंग की, और बहुत सारी उनकी जो एबिलिटी के हिसाब से एक्टिविटीज़ करने की और मोटिवेट रहने की, ठीक है। और इनसे उनकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। वो गेम्स में भी जाते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, ठीक है। और इनसे उनकी क्या होती है, उनका सेल्फ इस्टीम भी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिव योर सजेशन टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम ऑफ इंक्लूजन इफ़ेक्टिवली इन इंडिया। तो देखो ये कह रहे हैं कि सजेशंस क्या क्या हैं इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के। तो देखो सबसे पहले जो राइट टू एजुकेशन के थ्रू जो CWSN बच्चे हैं उनको मतलब इंक्लूज़न में इन्वॉल्व करें। ऐसा कोई भी बच्चा ना छूटे जो एजुकेशन से परे हो जाए, यानी कि एजुकेशन से हट जाए, या जो सिर्फ अपनी स्पेशल नीड की वजह से पढ़ाई से दूर हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे टीचर को भी इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं कि वो कैसे बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सकें, उनको ट्रेनिंग दे सकें, ठीक है। और एक सपोर्ट टीम भी डेवलप की जाती है जो रेगुलर एनालाइज करे स्कूल में कि जो ये इंक्लूज़न है ये अच्छे से चल रहा है या नहीं, कोई लर्निंग में डिफ़िकल्टी तो नहीं आ रही, ठीक है। और इंकरेजिंग अ फ्लेक्सिबल अप्रोच टुवर्ड करिकुलम ट्रांसैक्शन वेयर एज द टीचर्स एंड स्टूडेंट आर एबल टू डायग्नोस एंड रिसॉल्व द प्रॉब्लम दैट दे फेस ड्यूरिंग द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। यानी कि टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस के दौरान अगर टीचर या स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे समझ के उसे पहचान के उसे सॉल्व कैसे करा जाए ये भी देखते हैं, ठीक है। और जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी इस चीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है कि वो अपने बच्चे का मतलब अपने बच्चे की लर्निंग को इन्हांस करें, उसका साथ दें, ठीक है। और उस पर एफ़र्ट्स जो हैं वो दें, ठीक है। तो नेक्स्ट है ये मैंने इसमें डाल दिया कि जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं उसके क्या क्या एडवांटेज हैं स्पेशल मतलब जो चिल्ड्रन है स्पेशल नीड के उनको। तो देखो फिज़िकल इम्प्रूवमेंट देखिए तो उनका कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है उनमें, स्ट्रेंथ आती है, इंड्योरेंस आता है, मतलब उनकी इम्प्रूव होती है, कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है, ठीक है। ओबेसिटी के लो रिस्क होते हैं, बोन डेंसिटी मेंटेन रहती है, फिटनेस बेटर होती है। और मेंटल इम्प्रूवमेंट में आ जाता है जिससे उनका मूड इम्प्रूव होता है, वेलनेस हो जाती है, उनका नर्वस सिस्टम जो है वो वर्क अच्छे से करता है, इम्प्रूव हो जाता है, एंजाइटी और डिप्रेशन से वो दूर रहते हैं और कम रहता है उसमें। सेल्फ इस्टीम यानी कि वो अच्छा सेल्फ एफिशिएंसी जो होती है उनकी बढ़ जाती है, फीलिंग सेल्फ एफिशिएंसी की फीलिंग जो बढ़ जाती है, ठीक है। सोशोलॉजी गेन्स यानी कि उन्हें एक नया एक्सपीरियंस मिलता है, न्यू फ्रेंड्स मिलते हैं और उन्हें इंडिपेंडेंस की फीलिंग आती है, ठीक है। गुड हेल्थ मतलब कि वो क्रोनिक डिसीज़ से दूर रहते हैं, रिस्क नहीं होता उनको बिल्कुल भी कि उन्हें कोई डिसीज़ हो जाए। इनसे उनकी प्रोडक्टिविटी भी क्या होती है, इन्हेंस होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है देखते हैं। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया कि एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर स्टूडेंट विद स्पेशल नीड, ठीक है। तो फिज़िकली इम्प्रूवमेंट मैंने आपको बता ही दिया था, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, स्ट्रेंथ आ जाती है, इंड्योरेंस कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट हो जाती है, ओबेसिटी के जो रिस्क है वो डिक्रीज़ हो जाता है, फिटनेस अच्छी हो जाती है, मोटर एबिलिटी आ जाती है, मूड इम्प्रूव हो जाता है, मतलब मेंटल इम्प्रूवमेंट में वेलनेस आ जाती है, नर्वस सिस्टम जो है वो अच्छे से काम करने लग जाता है, मतलब अच्छे से इम्प्रूव हो जाता है वर्किंग उसकी, ठीक है। और ग्रेटर सेल्फ एफिशिएंसी की फीलिंग आ जाती है, ठीक है। न्यू एक्सपीरियंस मिलता है, न्यू फ्रेंड, इंडिपेंडेंस की फीलिंग, डिसीज़ के कम रिस्क होते हैं, ठीक है। ये अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ तो ये क्वेश्चन है, ये लॉन्ग आंसर में आ सकता है कि जो फिज़िकल एक्टिविटी है स्पेशल नीड्स के बच्चों की उनके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं बनाई गई हैं। तो मेडिकल चेकअप होना चाहिए जिससे पता चले कि उनको क्या डिसेबिलिटी है, किस लेवल की डिसेबिलिटी है, ठीक है। जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ है वो उनके इंटरेस्ट, उनकी एबिलिटी के हिसाब से, उनके प्रीवियस एक्सपीरियंस या उनकी लिमिटेशन के हिसाब से होनी चाहिए, उसके बेस्ड पे, ठीक है।
इक्विपमेंट जो है वो फिज़िकल एक्टिविटी से रिलेटेड होने चाहिए, जो उस चिल्ड्रन की नीड्स के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। यानी कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, जो विजुअल इम्पायरमेंट होता है उसमें ब्राइट कलर्ड बॉल होनी चाहिए, ठीक है। और स्पेसिफिक एनवायरनमेंट शुड बी प्रोवाइडिंग, यानी कि एक अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए, उन्हें अच्छा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। ऐसा ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा प्लेइंग एरिया जिससे वो मतलब एकदम टाइम टू रिलैक्स करने का एक एरिया होना चाहिए। लाइट और साउंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस चैप्टर के मैंने पीवाईक्यू आपको करा दिए हैं, इसकी पीडीएफ आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।